गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास थर्ड। तो टॉपिक क्या है क्लास थ्री का? टॉपिक है आज का संविधान का भाग एक। भाग एक का नाम क्या है संविधान के? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहले तो इसका नाम ही याद रखेंगे आप लोग कि संविधान का जो पहला भाग है उसका नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। तो संविधान का जो भाग एक है इसमें कितने अनुच्छेद शामिल हैं? संविधान हमारा, इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग हासिल कर चुके हैं। संविधान में कितने भाग हैं? कुल भाग थे 22। हम आज चर्चा करेंगे भाग एक की। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3 और 4, मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें वर्णित हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इस फर्स्ट अनुच्छेद की बात शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद में लिखा हुआ है 1 में, यहाँ 2 बातें आपको याद रखनी है। इसी अनुच्छेद में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि संविधान में किस अनुच्छेद में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो पहला ही आर्टिकल है अनुच्छेद 1, दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। और भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? संघ। संघ का मतलब राज्यों को मिलाकर सारा एक संगठन बनेगा जिसका नाम होगा संघ। भारत, भारत राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। यही लिखा हुआ संविधान में। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमें यहाँ 2 बातें समझनी होंगी कि यहाँ पहले आर्टिकल में दोनों शब्द लिखे गए हैं, भारत और इंडिया, ये हमने पढ़ चुके हैं। दूसरा, यूनियन, भारत की जो व्यवस्था कैसी है? संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। यूनियन का मतलब संघ, संघीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? कनाडा से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था ली गई है, कनाडा से ली गई है। ठीक है। एक स्टेटमेंट पूछा जाता है अक्सर कि भारत का जो संविधान है, भारत की जो व्यवस्था है, अर्ध संघात्मक है। भारत की व्यवस्था अर्ध संघात्मक है। ये किसने कहा है? तो ये केसी वेयर का स्टेटमेंट है। कई बार मैचिंग में आता है कि भारत की जो व्यवस्था है अर्ध संघात्मक है, ये केसी वेयर ने कहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। संघीय व्यवस्था क्या होती है? जब एक संघ बनता है जैसे कि भारत, तो हर संघ के घटक होते हैं। घटक कौन होते हैं? जो राज्य होते हैं, जिनको हम लोग प्रांत बोल सकते हैं। यहाँ पे राज्य। तो भारत में कितने राज्य हैं इस समय? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सब को मिलाकर भारत संघ बनता है। जैसे भारत, ये पूरा जो मैप है, ये ये पूरा भारत है। और इसके घटक क्या हो गए? जो राज्य हैं। जैसे यहाँ पर यूपी है, ये बिहार है, ठीक है, यहाँ आपका तमिलनाडु है, इस तरफ केरल है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है। ठीक है। तो ये सारे इसके घटक हो गए। तो भारत संघ है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है जो कनाडा से ली गई है। इन्होंने अर्ध संघात्मक कहा है भारत की जो व्यवस्था है। क्यों?
अर्ध संघात्मक का मतलब ये हुआ कि भारत में जो व्यवस्था है उसमें कुछ लक्षण एकात्मक व्यवस्था के हैं और कुछ लक्षण हैं संघात्मक के। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो एकात्मक में वो एग्जाम्पल लिखिए जिसमें एक एक चीज है। जैसे भारत में नागरिकता कौन सी है? एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता, एकात्मक का मतलब जो सिंगल है, सामान्य रूप से एकल नागरिकता हो गई, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था में क्या लिखेंगे? जैसे भारत में विषयों का विभाजन है। विषय कौन से? जो संघ सूची समवर्ती सूची है वो संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब ये संघ और राज्य के बीच जो घटक है, राज्य क्या है? घटक है। तो कुछ शक्तियां राज्य को दी गई हैं, कुछ शक्तियां संघ को दी गई, यही है संघात्मक व्यवस्था। और एक जो एकात्मक है, भारत में नागरिक जैसे न्यायपालिका है तो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका है, ये एकात्मक का लक्षण है। संघात्मक में क्या आएगा? जैसे कि भारत में संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि संघ और राज्य के बीच अगर विवाद होता है तो उनकी विवाद है, उसके लिए निस्तारण के लिए आप कहाँ जाएंगे? दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाएगा? तो भारत में जो शक्तियों का विभाजन हमने ऊपर लिख दिया है। तो ये कुछ हमने लिखे दो चार लक्षण जो हैं एकात्मक व्यवस्था के और संघात्मक व्यवस्था के, ठीक है। इसलिए इसको अर्ध संघात्मक कहा गया है। और पहले ही आर्टिकल में ये प्रावधान भी किया गया है, जो राज्यों का क्षेत्र है वो कहाँ होगा? पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? फर्स्ट अनुसूची में। राज्यों के क्षेत्र के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको फर्स्ट शेड्यूल में जाना पड़ेगा, पहली अनुसूची में, ठीक। और ये भी लिखा हुआ है संघ का राज्य क्षेत्र क्या होगा? राज्य, संघ का मतलब भारत, तो संघ का जो क्षेत्र होगा संघ का क्षेत्र, तो संघ के क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा? आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसमें तीन चीजें शामिल होंगी। एक, जो राज्यों का क्षेत्र है जो पहले भाग में लिखा हुआ है पहले अनुसूची में। दूसरा, जो संघ शासित क्षेत्र है वो भी इसी में आएगा। तीसरा, कोई अर्जित क्षेत्र है। अर्जित क्षेत्र जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्वायर्ड स्टेट। जैसे अभी हम लोग जब आजाद कब हुए? 1947 में। उसके बाद हमने क्या क्या अर्जित किया? जैसे हमने दादर नगर हवेली को अपने में मिलाया, तो ये अर्जित क्षेत्र में आ गया, ठीक है। ऐसे ही पांडिचेरी के जो भाग हैं सारे, माहे, करैकल, यनम, ये सारे। इसके बाद अलावा हमने सिक्किम को मिलाया अपने में, तो सब किस में आ गए? ये सारे एक्वायर्ड हो गए। तो संघ के क्षेत्र में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्यों के प्रवेश से। नए राज्यों का संघ में प्रवेश। संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत की बात करते हैं। नए राज्यों का संघ में प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। जैसे नए राज्यों के रूप में जो भारत ने प्रवेश किया, नए राज्यों के रूप में भारत में जो लोग प्रवेश किए गए उसमें शामिल है, जैसे आपका हमने सिक्किम को लिया, इसको नए राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। कब? 1975 में। संशोधन कौन सा था? 36वां संशोधन था जिसके तहत इनको शामिल किया गया। एक 35वां संशोधन हुआ था जिसमें इनको एसोसिएट का दर्जा दिया गया था। 36 में इनको फुल स्टेट बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
तो कोई नया भूभाग भारत में शामिल होना चाहता है, जिस पर भारत कोई या तो संधि करके ला सकता है, शामिल कर लिया हमने, ठीक है, या युद्ध हम करते हैं और कोई क्षेत्र जीत लेते हैं, जीता गया क्षेत्र, तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल किया जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है, अनुच्छेद 3 जो राज्य बन गए हैं उनसे जुड़ा हुआ है, बने हुए जो राज्य हैं, तो राज्यों के नाम में परिवर्तन है। अगर किसी राज्य के नाम का बदलना है, राज्य का नाम बदलना है, तो अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। और किसी राज्य की सीमा बदलनी, सीमा परिवर्तन से मतलब मान लीजिए ये कोई राज्य की सीमा है, अब इसको मान लीजिए कि यहाँ से कम कर दिया गया और ये वाला हिस्सा ये पड़ोसी राज्य में शामिल कर दिया गया, इसका हिस्सा हो गया, तो सीमा चेंज हो गई। तो सीमा परिवर्तन में क्या चीज आएगा, क्षेत्रफल में कमी कर सकते हैं, किसी के क्षेत्रफल में कमी कर दीजिए या उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। सीमा रेखा बदल दी जाए, क्षेत्रफल मान लीजिए वही रहे, सीमा रेखा में बदल दिया जाए, सीमा रेखा में बदलाव। तो किसी भी तरह से राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, नाम में परिवर्तन हो, ये हम करेंगे अनुच्छेद 3 से। लेकिन शक्ति किसको मिली हुई है, संसद को प्राप्त है, ये संसद कर सकती है, मतलब विधानसभा या चीफ मिनिस्टर नहीं करेंगे, कौन करेगा, संसद करेगी, सरकार भी नहीं करेगी, ये काम संसद करेगी, इनके नामों में परिवर्तन। लेकिन कैसे करेगी ये नहीं लिखा हुआ है, तो ये अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 4 में जाने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, राज्यों के नाम में परिवर्तन हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक आपने पढ़ा होगा भारत संघ है और अमेरिका के बारे में कंपैरिजन आता है, तो राज्यों के नाम में परिवर्तन हो सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, भारत में राज्य क्या है, विनाशी हैं, राज्य क्या है, विनाशी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई राज्य आज है, कोई स्टेट हो सकता है आज हो, लेकिन कल नहीं रहेगा, संभावना है। जैसे जब भारत आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट करके नए राज्यों को राज्यों का पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन। तो क्या हुआ, इस 1947 तक एक राज्य हुआ करता था मैसूर, ऐसे ही बहुत सारे राज्य थे रियासतों के नाम पर थे, अब ये खत्म हो गया, इसकी जगह पे कौन सा आ गया, कर्नाटक आ गया, उसमें कुछ और क्षेत्र शामिल किए गए, तो मैसूर राज्य तो खत्म हो गया, उसका नाम तो दूसरा हो गया, उसका क्षेत्र भी बदल गया, तो ये बात है। तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, राज्य विनाशकारी है भारत में। लेकिन दूसरी बात क्या है, भारत कल भी था, भारत आज भी है, भारत जैसे हमारा जो मैप है ये ऐसा ही रहेगा, इसमें सीमा चाहे इसकी बदल दी जाए, इसको कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ आंध्रा हो गया, कल तेलंगाना बना देंगे, यहाँ पे यहाँ तमिलनाडु है, इसको काट कुछ और बना दिया गया, ये सब हो सकता है, लेकिन भारत का मैप ऐसा ही रहेगा। मतलब क्या है, भारत का मतलब होता है संघ, तो भारत क्या है, अविनाशी है, भारत को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब इसको जोड़कर पढ़िए दोनों, भारत का जो संघ है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये है पूरी लाइन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
इसको याद रखेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक और बात अमेरिका से याद रखेंगे, अमेरिका में राज्य विनाशी नहीं है, अमेरिका में राज्य अविनाशी है। तो अमेरिका भी एक संघ है, आपसे पूछा जाता है, लेकिन अमेरिका के राज्य अविनाशी हैं, उसकी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब ना तो अमेरिका खत्म होगा ना तो राज्य। ठीक, ये हो गया अनुच्छेद 3। इसी अनुच्छेद के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें नए राज्य बने और अभी भी बनाए जा रहे हैं। जैसे राज्य के नाम में परिवर्तन का एग्जाम्पल आपको लेना चाहते हैं तो जैसे उत्तराखंड है, पहले इसका नाम क्या था, उत्तरांचल, बाद में बदल कर दिया गया उत्तराखंड। और एग्जाम्पल उड़ीसा, जो अब क्या होगा, ओडिशा हो गया है। ठीक है, ऐसे ही जो पहले मद्रास था अब क्या हो गया, तमिलनाडु। ये किसने किया, सब संसद ने किया। सीमा में परिवर्तन, इवन यहाँ पर नए राज्यों का सृजन, ये भी आ जाएगा इसमें, नए राज्य का निर्माण करना है, वो भी इसी में आएगा, नए राज्य का निर्माण। ठीक है, अब इसी के तहत हम जो राज्यों का गठन हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले अनुच्छेद 4 को हम फिनिश कर लेते हैं। अनुच्छेद 4 क्या है, ये जो राज्यों का गठन किया जाएगा उसकी प्रक्रिया के बारे में है। राज्यों के गठन की प्रक्रिया, गठन, पुनर्गठन, नाम परिवर्तन, सब उसकी प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें कुछ चरण हैं, जैसे पहला चरण क्या है, कुछ बातें फिक्स रखी गई हैं। ठीक है, तो राज्यों के नाम में या सीमा में परिवर्तन का जो प्रस्ताव होगा, संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। संसद में प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन इस प्रस्ताव की खास बात क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। एक बात, दूसरी बात, ये जो राष्ट्रपति है, इस प्रस्ताव के मामले में राज्यों की राय के लिए, जो प्रभावित राज्य है उस राज्य की राय के लिए प्रस्ताव को भेजेगा। राज्य का मतलब यहाँ कोई भी जो प्रभावित राज्य है, तो वो राज्य जो है अपनी राय राष्ट्रपति को भेजेगा। राज्य की राय का मतलब होता है विधानसभा की राय, विधायिका की राय, विधायिका की राय वो भेजेगा राष्ट्रपति को। अब क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, तो नहीं, राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। राय या सलाह या सुझाव जो भी आएंगे, सलाह आए या सुझाव आए, मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर जब राष्ट्रपति कहेगा, इनसे प्रस्ताव भेजेगा, तो समय भी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कितने समय में दे दीजिए। समय निर्धारित कर सकता है या करेगा। राष्ट्रपति, ठीक है, तो निर्धारित समय में ही उसको भेजना होगा, और वो जो राय आएगी वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है और सदन भी मानने के लिए बाध्य नहीं है, संसद का।
अब यह प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा? संसद में। और जो संसद में रखा जाएगा यह प्रस्ताव, तो संसद में इसे साधारण बहुमत से पास करना होगा। इस बहुमत से, साधारण बहुमत से पारित। और जैसे ही पारित हो गया, उस प्रस्ताव का काम पूरा हो जाएगा। राज्य का गठन हो गया, या नाम बदलना जो भी है, पारित करके ये काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ये संशोधन का जो प्रस्ताव लाया जाएगा, ये संशोधन जो होगा, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे, ये जो लाया जाएगा प्रस्ताव, इस संशोधन को चाहे अनुच्छेद 2 के लिए लाया जाए और चाहे 3 के लिए। 2 का मतलब कोई राज्य प्रवेश करना चाह रहा है, नया राज्य, या किसी राज्य की सीमा में बदलाव चाह रहे हैं, तो ये संशोधन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात अनुच्छेद 4 में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन लाया जाएगा, 2 में जो नए राज्यों का प्रवेश होगा उसके लिए भी लाना पड़ेगा, और 3 में राज्यों के नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन, उसके लिए अगर लाना है तो दोनों ही काम कौन करेगा? संसद करेगा, लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। एक बात यहाँ पर और स्पष्ट कर लेंगे क्या, कि अगर यदि कोई भारत का क्षेत्र या भारत का भूभाग किसी अन्य देश को दिया जाता है, किसी अन्य देश को ट्रांसफर किया जाता है, अन्य देश को ट्रांसफर किया जाना है, तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। मतलब तब संविधान संशोधन लाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसने कहा है? हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने। तो अभी याद होगा, इसके जब बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा का कुछ क्षेत्रों का अदली बदली हुई, तो हमने 100वां संशोधन लाया गया था संविधान में, संसद में, संविधान में नहीं, संसद में। ठीक है, ऐसे ही बेरुबाड़ी का जजमेंट भी हुआ था एक बार। तो ये हमने चर्चा कर ली संवैधानिक प्रावधानों की। अब हम देखते हैं भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो कैसे हुआ। भारत में राज्यों का पुनर्गठन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब पुनर्गठन का मतलब क्या हुआ? राज्यों की सीमाओं में बदलाव करना, नए राज्य बनाना, पुराने खत्म करना, ये सब क्या है? पुनर्गठन में आता है, रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। ठीक है, क्योंकि 4 में तो प्रक्रिया लिखी हुई है, 3 में बात लिखी हुई कौन कर सकता है। ठीक है, तो इसी के तहत किया जाएगा। अब शुरुआत होती है आजादी के बाद। हम यहीं से शुरू करते हैं। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। इसके साथ ही भारत में रियासतें बहुत सारी थी, उनको मिलाना भी था। तो ये सब रियासतें जो थी भारत में आजादी से पहले मिला ली गई थी। लगभग 553 रियासतें थी, मान लीजिए टोटल। इसमें अधिकांश रियासतें भारत में मिल गई थी। ठीक, 2-3 रियासतें नहीं मिली थी, वो कौन कौन सी थी? 3 रियासतें जो मुख्य रूप से चर्चा में रहती हैं, जूनागढ़,
और हैदराबाद, और एक और रियासत थी जम्मू कश्मीर। इनके बारे में क्या, जूनागढ़ जो रियासत को भारत में मिलाया गया, उसके लिए जनमत करवाया गया था, रेफरेंडम करवाया गया था। जनमत के आधार पर मिलाया गया था, भारत में मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा, कहीं कहीं आप पुलिस कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई जो भी है, पुलिस एक्शन या सैन्य एक्शन के द्वारा भारत में मिलाया गया। और इसके लिए एक कार्रवाई ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो, और हैदराबाद को मिला लिया गया। फिर बची जम्मू कश्मीर की रियासत, इसको जो है विलय पत्र के आधार पर मिलाया गया था। विलय पत्र, इसका जो विलय पत्र के आधार पर, इसमें क्या हुआ, जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जिसको हम कबायली हमले के नाम से जानते हैं, कबायली हमला, तो ये जो कबायली हमला हुआ जम्मू कश्मीर पर, जिसमें पाकिस्तान के जो सिपाही थे वो भी शामिल थे, पाकिस्तान की सेना शामिल थी, तो ये इसके बाद जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, किंग थे जम्मू कश्मीर के राजा, उनका नाम था हरि सिंह। इन्होंने इसके बाद भारत से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, भारत से मिल गए या मिले या हस्ताक्षर हुए। ये तारीख थी 22 अक्टूबर 1947 की। तो भारत से मिल गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, पूरी तरह से भारत में विलय ना करके सिर्फ भारत को डिफेंस, विदेश और संचार, इन मामलों पर भारत को अधिकार दिया गया, भारत निर्णय ले सकता है। ये भारत के अधिकार में दे दिए गए। जम्मू कश्मीर के मामले में इन विषयों पर निर्णय भारत करेगा, शेष मामले जम्मू कश्मीर के पास रहे। ठीक है, तो इसको अभी हम लोगों ने जो प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 370 में, तो अभी क्या किया गया, अनुच्छेद 370 को, उसके जो प्रावधान थे उसको हटा दिया गया है, और जम्मू कश्मीर क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया है। तो अब हम ये शुरुआत हुई हमारी आज़ादी के साथ में इनके पुनर्गठन की। भारत का जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसमें राज्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई। कितनी श्रेणियां थी, राज्यों की 4 श्रेणियां थी, 4 क्लास थे। कौन कौन से, ग्रुपिंग की गई थी, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप, 4 ग्रुप थे। डी ग्रुप में तो एक ही राज्य था, कौन सा, अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ए में जो है ब्रिटिश प्रांत थे, और बी और सी में ये देसी रियासतें थी, छोटी बड़ी रियासतें इसमें शामिल थी, और कमिश्नरेट भी थे। ठीक, यहां पर एक और चीज हमें याद रखनी, ये क्लासेस तो बन गए, उसके पहले ही 1947 में राज्यों के गठन के लिए आंध्र प्रदेश में कुछ मांगे चल रही थी, तो एक कमेटी बनाई गई थी, एसके डार आयोग या एसके धर आयोग बोलते हैं। राज्यों के पुनर्गठन के लिए पहला आयोग था एसके धार आयोग, और इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज कर दिया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद दूसरा आयोग बनाया गया 1948 में,
सिर्फ 47 में बना, 48 में इन्होंने रिपोर्ट दी, फिर 48 में एक कमीशन बना था जिसको बोलते हैं जेवीपी समिति। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो आयोग बना था इसकेधर या इसकेडार आयोग, उसको समीक्षा कर सके। आपसे पूछा जाता है इसमें कौन कौन लोग थे। JFR जवाहरलाल, इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। V फॉर हमारे डेप्यूटी PM थे उस समय, वल्लभ भाई पटेल, ये गुजराती हैं, जो कि महात्मा गांधी जी भी थे। P से पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। इन 3 लोगों ने उस कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा की और इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर गठन सही नहीं है। भाषा के आधार पर गठन ये ठीक नहीं है। आंध्र प्रदेश में इसको लेकर तेलुगु भाषी जो क्षेत्र था वहां पर बहुत ज्यादा मांग चल रही थी राज्य के गठन की। ठीक है, गठन की मांग तेजी चल रही थी। वहां पर एक नेता थे पुट्टू श्री रामपुल्लू। एक मिनट, जब इनकी ये रिपोर्ट आई तो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, आंध्र प्रदेश से बेहतर शब्द क्या है, तेलुगु भाषा का मामला था यहाँ पर। आंध्र प्रदेश का गठन तो बाद में होगा। तेलुगु भाषी लोगों, तेलुगु भाषी लोगों ने अलग राज्य की मांग, अलग राज्य की मांग को और तेज कर दिया कि हमको अलग राज्य चाहिए तो चाहिए। परिणाम क्या हुआ, परिणाम इसका ये हुआ कि इनके एक नेता थे तेलुगु भाषी के, जिनका नाम था पट्टी श्री रामुल्लू, ये लीड कर रहे थे और इन्होंने जो है 56 दिन का उपवास, एक आमरण अनशन पर थे, 56 दिन का उपवास कर ही रहे थे। 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन उपवास के बाद पुट्टी श्री रामपुल्लू की डेथ हो गई, जिससे मामला बिगड़ गया। सरकार पर बहुत दबाव पड़ा, केंद्र सरकार पर। और उस समय PM कौन थे, नेहरू जी। जब इनकी डेथ हो गई तब सरकार को इनके दबाव के सामने झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी सरकार ने। आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी और इस प्रकार से 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना, जो आपसे पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये कौन से लोग थे, ये तेलुगु भाषा थे। और किससे अलग हुए थे ये मद्रास प्रांत से अलग हुए थे। पहले मद्रास का हिस्सा था, मद्रास प्रांत से अलग हुआ।
अब जब ये मद्रास से अलग हो गए तो बाकी जो लोग थे, उड़ीसा से लेके तेलुगु, मलयालम, हर भाषा के लोगों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया कि हमको भी भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दीजिए। जब ये दबाव बना तब सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया सरकार ने। कब? अगले वर्ष 1954 में। 54 नहीं, 53 में ही कर लेते हैं इसको, 53 में गठित किया गया। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये था 3 सदस्यीय था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। और इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। ये 3 सदस्य थे। इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो इसने जो रिपोर्ट दी, इन्होंने कहा भाषा को एक आधार के रूप में स्वीकार किया गया। एक आधार था, भाषाओं को एक आधार के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब ये कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर भी किया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा भी उसमें आवश्यक है, उसको भी ध्यान रखा जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अन्य बातों के साथ में। तो ये 2 सिफारिशें थी और इन्होंने रिकमेंडेशन दी और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर 7वां संशोधन पारित किया गया। 7वां संविधान संशोधन कब? 1956 में। यहाँ पर होता है राज्यों का पुनर्गठन और इसके तहत कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। प्लस और क्या किया गया? राज्यों का जो विभाजन था, राज्यों का वर्गीकरण, वो समाप्त कर दिया गया। ये वर्गीकरण कौन सा था? ABCD का जो वर्गीकरण था वो, ये समाप्त कर दिया गया। अब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने और इसमें एक व्यवस्था की गई, भाग 7 और भाग 9 संविधान के भाग 7 और भाग 9 को रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया या खत्म कर दिया गया। रिपील्ड। बाद में भाग 9 जोड़ा जाता है पंचायत में अलग से। तो ये इतनी व्यवस्था 1956 तक बनी। अब हम चलते हैं इसके आगे कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ। 1956 के बाद पहला गठन हुआ 1960 में। 1960 में बनाया गया गुजरात। इसको अलग किया गया महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात एक अलग राज्य बना। फिर हम पहुंचते हैं 1963 में। नागालैंड का गठन किया गया असम से अलग करके, और यह नृजाति के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य था। नृजाति के आधार पर गठित किया गया था असम से अलग करके। नेक्स्ट 63 के बाद हम लोग सीधे पहुंचेंगे 1966 में। 1966 में एक स्टेट था पेप्सू।
तो उससे जो हिंदी भाषी लोग थे, कौन से? हिंदी भाषी, हरियाणा में हिंदी वाले हैं, तो हिंदी भाषी लोगों को अलग करके बनाया गया था हरियाणा। पंजाब प्लस पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया, और एक काम इसमें किया गया था, चंडीगढ़ को भी बनाया गया यूटी। चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और इन दोनों की राजधानी बनाई गई। चंडीगढ़ दोनों की राजधानी रहेगा। यहीं पर आपको याद होगा पेप्सू था। खैर अभी उसको चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 66 हो गया। 66 के बाद हम लोग पहुंचेंगे 63 66 हो गया। अब सीधे हम लोग पहुंचेंगे 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। ये पहले यूटी था। नेक्स्ट ईयर 1972 में 3 राज्यों को गठन किया गया। एक था मणिपुर, इसके बाद मेघालय, और इसके बाद था त्रिपुरा। इन 3 राज्यों का गठन 1972 में किया गया। एक साथ याद रखेंगे। याद रखने का फॉर्मूला, मन में त्रिपुरा कर देंगे तो याद रहेगा। मन फॉर मणिपुर, में फॉर मेघालय, त्रिपुरा तो इटसेल्फ त्रिपुरा है। तो ये आपका निमोनिक्स हो गया। इसके बाद 1975 में आप पहुंचेंगे तो सिक्किम का गठन किया जाता है। ये वही सिक्किम है जो हमने मिलाया है अपने भारत में। इस समय 71 से इंदिरा गांधी की सरकार शुरू हो चुकी है। यहाँ 71 से इंदिरा गांधी की सरकार है। 75 के बाद सीधे हम लोग पहुंचेंगे 1982 में, 87 में, जब 3 राज्यों को एक साथ फिर मिलाया गया। उनके नाम क्या थे? मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। गोवा 25वां राज्य था। ये 1987 में 3 बने। फिर हम पहुंचते हैं इसके बाद सीधे 2000 में। 2000 में भी 3 राज्य बनाए गए। पहला बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था एमपी से। दूसरा बना उत्तराखंड, इसको अलग किया गया यूपी से। और तीसरा बनाया गया था झारखंड को, अलग किया गया था बिहार से। डेट अगर पूछा जाता है तो ये नवंबर में किया गया था। 1 नवंबर को उत्तराखंड 9 नवंबर को गठित किया गया और झारखंड को 15 नवंबर में। इसके बाद हम लोग सीधे पहुंचेंगे 2000 के बाद 2014 में, जब तेलंगाना का गठन किया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके। देखिए आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग हुआ, फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। 2014 के बाद 2019 में जम्मू कश्मीर को जो है जम्मू कश्मीर, इसको क्या किया गया? इसको यूटी बना दिया गया, विभाजन करके। एक बना J&K यूटी और एक बनाया गया लद्दाख, इसको भी यूटी बनाया गया।
लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या था खास बात, इनको विधानसभा दे दी गई, यहाँ विधानसभा है, लद्दाख में नहीं है। ये हो गया सारे राज्यों का। एक हमारा यूटी था दादर नगर हवेली, दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव, इन दोनों को मिला दिया गया है आपस में, एक यूटी बना दिया गया। तो ये हो गया राज्यों का जो पुनर्गठन है वो कैसे हुआ, क्रम क्या है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी लास्ट वाला जो एग्जाम हुआ उसमें भी कुछ पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।